हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, अ बॉडी इज पुल अप ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 20 डिग्री। इंक्लिनेशन दिया है 20 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल। द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी बोले तो फाई दे दिया है 17 डिग्री। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप द प्लेन इज मिनिमम when it is applied at 20 डिग्री at 70 डिग्री। तो देखो सबसे मिनिमम फोर्स कब लगेगा, सबसे मिनिमम फोर्स हम लोग को तब लगता है जब हम लोग वो फोर्स लगाते हैं कि किस एंगल पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाने पे सबसे मिनिमम लगता है, जो एंगल यहाँ पे हम लोग को 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 न्यूटन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। कितना का एफर्ट रिक्वायर्ड हो रहा है, एफ इक्वल टू 25 न्यूटन का। बैरल ऑफ 1 किलो न्यूटन, वेट दिया हुआ है 1 × 10⁻³ न्यूटन। देखो मान लो कि ये बैरल है, तो इसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना इधर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा म्यू एन, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी F इक्वल टू म्यू एन के बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। तो F दिया हुआ है 25 न्यूटन, म्यू हम लोग को दिया हुआ है नहीं, ये तो पूछ ही रहा है, इंटू एन। रिएक्शन कितना होगा, जितना बॉडी का वेट उतना रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 10⁻³। अब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.025, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। Coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction between the block and surface are 0.5 and 0.4 respectively. What is the minimum force required to be applied on the block in horizontal direction so that the block just start to move? और consider the g equal to 10 मीटर/सेकंड²। g का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग डेटा नहीं लिख रहे हैं बार बार। देखो तो मास दिया हुआ है कितना, ऐसे करके अगर हम लोग ब्लॉक बना लें तो इसका मास दिया हुआ है 20 kg, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, वेट लगेगा इस पे 20 × 10 जो हो जाएगा 200 न्यूटन। इसके बाद इस रिएक्शन लगेगा इस पे, जितना का वेट उतना का ही रिएक्शन, तो एन भी हो जाएगा हम लोग को 200 न्यूटन। फिर क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू दोनों दिया हुआ है। जैसे कि ये जो 0.5 दिया हुआ है ये म्यू दिया हुआ है स्टैटिक वाला, और ये जो 0.4 दिया हुआ है ये म्यू दिया हुआ है काइनेटिक वाला। पूछ रहा है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन अ हॉरिजॉन्टल जस्ट स्टार्ट टू मूव। जस्ट उसको मूव कराना है तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि स्टैटिक कंडीशन वाला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो कोफिशिएंट है वो स्टैटिक वाला लेंगे, स्टैटिक कोफिशिएंट इंटू एन। तो स्टैटिक कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5 और एन हम लोग का हो गया 200 न्यूटन। तो एक जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा, बाकी हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। तो पूछ रहा है इधर कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हम लोग को आ गया 100 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट अबाउट द टर्म फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को डिक्रीज भी कराता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को इंक्रीज नहीं कराता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि यही वाला स्टेटमेंट गलत है और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following formula is correct for the calculating the angle of static friction phi? हम लोग जानते हैं कि जब हमारा फाई जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है तो म्यू इक्वल टू हम लोग लिखते थे 10 फाई, और स्टैटिक केस का है तो यहाँ पे एस लगा दिया है इसमें, बाकी कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से फाई एस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू, इस तरफ से इधर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following terms best describe the frictional force? तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन बॉडी।
तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है या फिर जिस डायरेक्शन में वो जस्ट अबाउट टू मूव रहती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन। पढ़ते हैं क्या क्या है एक एक करके। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता था वो लेस होता था स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये तो सही हो गया, तो पहला नंबर ही हो जाएगा इसका आंसर, बाकी सारा गलत होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर तो होता नहीं है, इक्वल भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2। 0.2 दिया हुआ है हम लोग को म्यू का वैल्यू, म्यू इक्वल टू 0.2, which prevent the box from sliding if the box decelerates with a unit दे दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then calculate the deceleration if the force applied is ma। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कह दिया है कि इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है कोई ma और इधर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा जो कि हो जाएगा fs। तो इक्वल कर देते हैं हम लोग और fs इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो अगर डिएसलरेट कर रहा है तो इधर क्या हो जाएगा एम ए इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो एम ए म्यू एन इक्वल टू क्या होता है, ये वेट के बराबर वेट हो जाएगा एम जी और एन लगेगा ऊपर, तो एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एम जी। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू जी। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू रख देंगे 0.2 और जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेंगे तो फिर यहाँ से पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन फोर्स इज ट्रू। तो ऑप्शन ए कहता है कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस इन जीरो, फ्रिक्शन को कंप्लीटली रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स कैन एक्सेलरेट द बॉडी, बिल्कुल नहीं, वो तो वेलोसिटी को घटा देता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये भी गलत है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक वाले का, इससे कम होता है हम लोग को काइनेटिक वाले का, और सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है रोलिंग वाले केस में। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इस पे बराबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a weight of 500 Newton is held on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal by the force P acting 30 degree above the plane as shown in figure below. The reaction of plane on the weight will be। देखिए ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसी डायग्राम में हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये 500 यहाँ पे न्यूटन होगा, केजी नहीं होगा, यहाँ पे 500 न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ फिगर में गलती था। तो ये वेट कम करेगा नीचे की तरफ, और जब हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे तो इधर तो वेट काम करेगा और इधर जो है हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। तो कंप्लीट वेट तो उधर काम नहीं करेगा, इस वेट का कंपोनेंट काम करेगा। इस बीच का भी एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा W cos 30 डिग्री। W का वैल्यू 500 है तो हम लोग यहाँ पे 500 रख देते हैं, 500 cos 30। तो 500 गुना cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसी तरह से अगर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो इधर मिलेगा 500 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इधर से तो 250 हो जाएगा कट के। पूछ रहा है कि रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे देखिए ये P फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो इस P फोर्स का भी कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग सही रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस P फोर्स का कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा P cos 30 डिग्री, और इधर ऊपर की तरफ इसमें लग जाएगा P sin 30 डिग्री। ठीक है, तो P का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को रिएक्शन निकालना है N। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा 500 √3/2। अब माइनस ऊपर की तरफ जो वो लगा है वो घट जाएगा, P sin 30 और sin 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2। अब P का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर रखना है, इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो अब हम अगर इस तरफ से बराबर करें तो हम लोग लिख सकते हैं P cos 30 इक्वल टू 250। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इंटू इसका वैल्यू लौटाएंगे तो √3/2, इधर हो जाएगा
250, यहाँ से p निकालेंगे तो हो जाएगा 250 गुना 2/√3। अब इस p का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा 500√3/2 माइनस 250 गुना 2 डिवाइड बाय √3 और इंटू 1/2। ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500√3/2 माइनस 250√3। अब यहाँ से अगर हम लोग फ्रैक्शन वाला एडिशन कर लें तो एलसीएम आ जाएगा 2√3, इधर हो जाएगा 1500 और इधर हो जाएगा 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2√3। तो 2 से ये कट जाएगा तो हम लोग को आ जाएगा 500, तो यहाँ हो जाएगा 500 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे 500/√3 अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा 288 पॉइंट समथिंग करके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 iron block of different weight are placed on a frictionless inclined plane and are allowed to slide. They will, एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे फ्रिक्शन लेस है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 ले लेंगे और दो अलग अलग वेट का है, तो मतलब जी तो दोनों के लिए बराबर ही होगा, तो मतलब मास दोनों का अलग अलग होगा, एक का m2 एक का m1, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो कह रहे हैं इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? हैव द डिफरेंट एक्सेलरेशन बट सेम फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, ये ऑप्शन सही नहीं है, दोनों के पास एक्सेलरेशन सेम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि हैव सेम एक्सेलरेशन बट डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, तो ये ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन भले ही सेम है लेकिन फोर्स फिर भी अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का मास अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वेट W each are connected by flexible cord and rest upon the horizontal and the inclined plane with the cord passing over the pulley as shown in the figure below. If mu is the coefficient of friction for all continuous surface, tell theta for motion of system to impend will be। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बॉल ब्लॉक दिया हुआ है हम लोग इसी में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस बॉडी का वेट तो काम करेगा नीचे, ठीक है, तो वेट हो गया नीचे, ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, या फिर इस रिएक्शन को हम लोग आर कह लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर लिख दिए। और इस पे जो वेट है ये भी काम कर रहा होगा नीचे, और इसका वेट का कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा जितना पे प्लेन बना रहा है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका नाम एन दे देते हैं, ठीक है। इस रस्सी में इस तरफ से टेंशन काम करेगा टी, और इसके वाला रस्सी में भी टेंशन काम करेगा टी। इम्पेंडिंग केस में पूछ रहा है रिलेशन, जो 4 रिलेशन दिया हुआ है क्या होगा उसमें से, तो हम लोग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी फ्रिक्शन काम करेगा म्यू इंटू एन, और यहाँ पर तो फ्रिक्शन काम करेगा कि म्यू इंटू एन, यानी कि बॉडी अगर नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ काम करेगा इस डायरेक्शन में, म्यू इंटू एन। यहाँ का रिएक्शन आर माने हैं तो यहाँ पे आर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसको मतलब बैलेंसिंग, यानी कि इम्पेंडिंग वाला केस में सब फोर्स एक दूसरे को आमने सामने वाले के बराबर होगा तभी इम्पेंडिंग केस में रहेगा। तो इस ब्लॉक 1 से, जो ब्लॉक 1 दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर, ये 1 वाला ब्लॉक से पहले लिखते हैं, ठीक है, 1 से, ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा W, तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, या फिर इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखो सेकेंड बॉडी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा वाला बॉडी से लिख सकते हैं, इधर तो W काम करेगा तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा W cos थीटा, और इसी का कंपोनेंट इधर काम करेगा तो W sin थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इससे, T प्लस म्यू एन इक्वल टू W sin थीटा, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। इसके बाद फिर n के बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हम लोग का W cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों का वैल्यू हम लोग 3 में रख देते हैं, तो 2 and 4 in 3, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। t का वैल्यू हम लोग लिखेंगे म्यू r प्लस म्यू n का वैल्यू हम लोग लिखेंगे W cos थीटा। इसके बाद
आगे हो जाएगा W साइन थीटा। अब हम लोग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट देखें तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू तो W ही होगा, तो यहाँ पे W लिख देते हैं। अब इस दोनों से हम लोग W और म्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू W साइन थीटा। W तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एक 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर वाला से ये कॉस थीटा गया, तो यहाँ पे हम लोग को म्यू इक्वल टू बच जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाय 2। तो हम लोग को आंसर क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू टेन थीटा बाय 2, जो कि ऑप्शन नंबर है हम लोग का बी। तो बी नंबर हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कौन सा सही है, बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, सही है। इन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, सही बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट which the body tend to move, तो तीनों ऑप्शन सही है। डी में ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो डी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन द बॉडी, जब बॉडी रोल कर रहा हो, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज इन मोशन, रेस्ट, जस्ट बीइंग टू स्लाइड, नहीं ये तो इम्पेंडिंग का केस है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। रोलिंग वाला तो एक भी ऑप्शन भी नहीं है, तो डी नंबर हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which motion has magnitude of static friction force directly proportional to the normal reaction, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये होता है इम्पेंडिंग के केस में, ठीक है, इम्पेंडिंग के केस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट सिटिंग ऑन अ स्लोप्ड सरफेस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन बाय, तो कह रहा है कि एक सरफेस है कोई, या तो इस तरह से इंक्लाइंड को या कि कर्व सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड होने से बच रहा है, तो किस वजह से बचेगा, फ्रिक्शन की वजह से बचेगा। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी अगर रेस्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is true with respect to the coefficient of friction? Coefficient of friction के बारे में क्या कह रहा है, It is the ratio of the force of friction between two bodies and the force pressing them. फोर्स जो उसको प्रेस करता है यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ डायमेंशन लेस स्केलर वैल्यू, सही बात है, डायमेंशन लेस तो है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन का भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाता है, तो म्यू बीच में यूनिट लेस और डायमेंशन लेस ही बचता है। इट डिपेंड ऑन द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसका जो सरफेस का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी मटेरियल कहने का मतलब नेचर ऑफ सरफेस ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है A body with 900 kg is located on a 15 डिग्री inclined plane, एक कोई प्लेन है इस तरह से, ये कितना डिग्री इंक्लाइंड है यहाँ से 15 डिग्री, इस पे ये बॉडी लोकेटेड है जिसका मास दिया हुआ है हम लोग को 900 kg, 900 kg, तो इसका वेट इस तरह से नीचे लगेगा, तो वेट काम करेगा इधर, इसका फिर कंपोनेंट टूटेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर भी वेट का कंपोनेंट टूटेगा साइन में। अब देखते हैं आगे क्या करें कि व्हाट इज द पुलिंग फोर्स विदाउट फ्रिक्शन। अच्छा कह रहा है कि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, बस पुलिंग फोर्स बता दीजिए हम लोग को क्या होगा। इसको जब इस तरफ हम लोग पुल करेंगे तो एफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर हो जाएगा क्या डब्लू इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे 15 तो साइन 15, इधर हो जाएगा डब्लू कॉस 15, तो म्यू तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐड ही नहीं करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐड नहीं करेंगे तो जो पुलिंग फोर्स होगा ये एफ का वैल्यू केवल इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा डब्लू साइन 15 डिग्री, डब्लू का वैल्यू क्या होगा एम इंटू जी साइन 15,
तो m का वैल्यू दिया हुआ है 900, g का वैल्यू ले लेंगे 9.81 और इंटू साइन 15 का वैल्यू होता है लगभग 0.25 के आसपास, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2285 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेट ऑफ 200 न्यूटन is to be pulled over a surface with coefficient of friction 0.2. What is the force needed to start motion? एक सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.2, एक बॉडी है जिसका वेट दे दिया है 200 न्यूटन। ये वेट काम कर रहा है, रिएक्शन कितना काम करेगा n, ये भी 200 न्यूटन काम करेगा। तो कह रहा है कि इसको जो है स्टार्ट करने के लिए, यानी कि मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देख लो इधर फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, उतना ही लगाना पड़ेगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा FS, यानी फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू n होता है, तो म्यू का वैल्यू 0.2 है और n का वैल्यू 200 है, तो एक जीरो से ये पॉइंट हटेगा, बाकी 20 दूना 40 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बताए थे अभी, जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक का, फिर उससे कम होगा काइनेटिक का, फिर उससे कम होगा रोलिंग का। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बी में कह रहा है कि मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कभी नहीं होगा, इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द मोशन इज इम्पेंडिंग इज नॉन एज। तो हम लोग जानते हैं कि जब मोशन का इम्पेंडिंग केस में हो, इस तरह से ग्राफ हम लोग देखते थे, तो इस वाले केस को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वाला जो था लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप वो चीज़ हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।